लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। टीजीटी, पीएचटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर तथा यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए आज का यह क्लास भारतीय संविधान पर आधारित है और भारतीय संविधान के अंतर्गत यह क्लास उन प्रश्नों पर आधारित है जिन सवालों के आने की संभावना सर्वाधिक है आपके एग्ज़ाम में। आज हम लोग बात कर रहे हैं सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग और उस अंग का नाम है विधायिका। भारत में संघात्मक संविधान की अवधारणा है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत सरकार के अंगों को दो स्तरों पर गठित किया जाता है। जैसे विधायिका है तो विधायिका का गठन केंद्र स्तर पर होगा और राज्य स्तर पर होगा। कार्यपालिका का अगर गठन होगा तो कार्यपालिका का भी गठन केंद्र के स्तर पर होगा और राज्य के स्तर पर होगा। परंतु भारत यहाँ पर संघात्मक संविधान के इस लक्षण को एक्सेप्ट नहीं करता है कि यहाँ पर दोहरी न्यायपालिका का गठन किया गया हो। माने यहाँ पर एकहरी न्यायपालिका का गठन है, जबकि संघात्मक संविधान वाले देश अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका का गठन है। एक केंद्र की न्यायपालिका और दूसरी राज्य की न्यायपालिका। बट भारत के अंतर्गत एकहरी न्यायपालिका का गठन है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को महत्व दिया गया, इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका का गठन एकहरा किया गया है, जिसको सीढ़ी नुमा न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसके ऊपर राज्य में गठित होने वाला उच्च न्यायालय होता है और सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। यहाँ पर आज की बात है विधायिका की। और विधायिका का गठन दो स्तरों पर है। केंद्र के विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य के विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। केंद्र के संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर, जबकि राज्य विधानमंडल का गठन होता है राज्यपाल। जिन राज्यों में गठित है विधान परिषद, जिसको उच्च सदन या विशेषज्ञ सदन कहते हैं, उससे मिलकर होता है और निम्न सदन कहलाता है राज्य की विधानसभा। तो आज का यह क्लास इस बात पर आधारित है कि हम लोग किस प्रकार से संरचना होती है केंद्र के विधायिका या संसद की, उसी की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 आर्टिकल को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्टिकल के आईने में भी आपके एग्ज़ाम का सवाल पूछा जाता है। तो आज का यह सवाल इस पर है कि संसद का गठन किन लोगों से मिलकर होता है। आर्टिकल 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर, राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होगा। लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग जरूर है, लेकिन यह किसी सदन का निर्माण नहीं करता। यह संसद का अंग केवल इसलिए मात्र है क्योंकि इस संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जबकि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा यहाँ पर निम्न सदन या पॉपुलर हाउस कहलाता है। इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि है, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि है। इसी संदर्भ में अगर बात किया जाता है तो यह उच्च सदन कहलाता है और यह निम्न सदन कहलाता है। भारत में राज्यसभा का पैटर्न अमेरिका के सीनेट के समान है, जबकि लोकसभा का गठन भारत में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। माने वहाँ का जो वहाँ का लोक सदन होता है उसी के पैटर्न पर भारत में लोकसभा का भी गठन होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो राज्यसभा के गठन के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्यसभा के गठन का उल्लेख आर्टिकल 80 में है, जबकि लोकसभा के गठन का उद्देश्य आर्टिकल 81 में किया गया। 3 आर्टिकल भी आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस पर भी आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति तो केवल सिग्नेचर अथॉरिटी होता है,
संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बट राज्यसभा और लोकसभा वह सदन है जिसके द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। विधेयक को पारित करने के साथ साथ संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं संसद के, और संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा पारित विधेयक ही अल्टीमेट कानून का स्वरूप धारण करता है। राज्यसभा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा अमेरिका के सीनेट के पैटर्न पर इसका गठन किया गया है। सबसे पहले अगर संरचना की बात की जाती है तो यहाँ संरचना के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि इसमें 250 मेंबर्स होंगे, 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह बात लिखा गया कि इसमें 250 सदस्य होंगे, जिसमें से 238 सदस्य होंगे निर्वाचित किए जाएंगे, जबकि इसमें 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होंगे। इस नामांकित करने का पैटर्न हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। भारत का राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो कुल इनके संख्या इस प्रकार से 238 सदस्य हो जाते हैं, और 238 के साथ साथ 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि एट प्रेजेंट इसकी संख्या कितनी है। 245 इसकी संख्या है। 245 की संख्या के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्वाचन कैसे कराया जाता है। इसका निर्वाचन कराया जाता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन कराया जाता है। राज्यसभा का गठन डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट होता है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर राज्य विधानसभा का गठन नहीं है, वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इस विषय पर संसद को अधिकार है कि जो वह नियम बना दे, जो वह अधिनियम का निर्माण कर दे, उसी के अनुरूप वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य का इलेक्शन होना है तो सर्वप्रथम निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है, और इसमें एकल संक्रमणीय मतदान की प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मतदान की प्रणाली होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसमें खुला मतदान कराया जाता है। भारत में 2 ऐसे हाउस हैं, 2 ऐसे सदन हैं जिसका निर्वाचन खुले मतदान के द्वारा होता है। राज्यसभा का और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन खुले मतदान के द्वारा कराया जाता है। बाकी अन्य संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान की रीति के द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन खुला मतदान के माध्यम से कराया जाता है। अब अगला इसके बाद आता है, अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा की। लोकसभा क्या है, पॉपुलर हाउस है, और इसका उल्लेख किया गया है 81 के अंतर्गत। इसमें इस बात को लिखा गया
कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 होगी। 552 सदस्यों में 530 सदस्य टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा का संख्या कितना है 552। इसमें 530 मेंबर्स ये राज्यों से आते हैं और दूसरा इसमें 20 मेंबर्स ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और अगला इसमें लिखा गया था कि 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो 2 सदस्य नामांकित किए जाएंगे जिनका संबंध होगा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य से। बड़े यहाँ स्पष्ट बात है कि वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया और इस संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के नामांकित करने की बात को खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब कितना हो गया मैक्सिमम 550, बट एट द प्रेजेंट टाइम इसमें कुल सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 523 सदस्य इसमें 523 सदस्य राज्यों से है और 13 सदस्य इसमें केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। यह बात आपको याद रखना है कि कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, वर्तमान में कितने हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसलिए यह बात आपने यहाँ पर समझा। 21 संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की बात को, नामांकित करने की बात को खत्म कर दिया गया, जबकि 12 मेंबर्स अभी भी नामांकित होते हैं राज्यसभा में, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। यह प्रणाली हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। 543 सदस्य टोटल है। अब दूसरा यह सवाल उठता है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे कराया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। इनके सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। आर्टिकल 326 के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मताधिकार से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान एवं अन्य किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। सबको एक समान अधिकार होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ही संसार का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर संविधान लागू होने के साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया था, जबकि अन्य देशों में स्त्रियों को मताधिकार संविधान लागू होने के बाद में किया गया था। इसलिए ये अगर हमको यह सवाल आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान लागू होने के साथ लागू करने वाला देश कौन है, तो वह इंडिया होगा, वह भारत होगा। भारत के द्वारा ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान लागू होने के साथ लागू किया गया। एक अन्य बात जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वह है कि मूल संविधान में मताधिकार के न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया गया था 21 ईयर्स। 21 वर्ष की अवस्था में यह 21 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मताधिकार का अधिकार दिया गया। लेकिन वर्तमान में इसे घटा दिया गया और घटा करके अब इसको न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया गया। आपको यह सवाल पूछा जाए कि यह कब किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के अंतर्गत 1989 के अंतर्गत यह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसलिए अब 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या स्त्री बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हमको एक सवाल अन्य यह भी आता है कि महिलाओं को मताधिकार, भारत में महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम
दिया गया था? कब महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम दिया गया था? कब सर्वप्रथम दिया गया था? 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। आपको यह बात याद होगा कि भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया था 1909 के शासन अधिनियम मार्ले मिंटो के नाम से, जिसको जाना जाता है। और इस मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया, क्या कालांतर में वह रोक दिया गया? नहीं रोका गया था, बल्कि वह निरंतर क्रमशः आगे बढ़ता गया। वह निरंतर आगे बढ़ता गया और 1919 के अधिनियम में कुछ अन्य लोगों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें अन्य वर्गों के लोगों को भी सम्मिलित किया गया। 1935 में भी यह रुका नहीं गया था, बल्कि यह 1935 में भी आगे क्रम से बढ़ता गया। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात रही कि सर्वप्रथम 1909 में जहाँ केवल मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, वहीं पर यह क्रमशः अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। यहाँ तक कि रामजे मैकडोनाल्ड योजना के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत का भी प्रारंभ किया गया था, जिसमें दलित वर्गों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ये और बात है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य 1932 में पूना पैक्ट हो जाता है और उस पूना पैक्ट के द्वारा दलित वर्ग को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया और संविधान के दायरे के अंतर्गत ही, भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत ही उन्हें अलग प्रतिनिधित्व ज़्यादा आरक्षण देने की बात कर दी गई थी। एक उनकी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, जिससे होने वाला भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को रोका जा सके। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयत्न कहा जाता है, जिसके द्वारा वास्तव में ब्रिटिश सरकार का यह प्रयास था कि हिंदुओं को भी विभाजित किया जाए। यह डिवाइड एंड रूल की ऐसी पॉलिसी थी कि जिसको डिवाइड करके भारत में शासन करना ब्रिटिश सरकार के लिए आसान था। अल्टीमेट आपने इस बात को देखा होगा कि इसी सांप्रदायिकता के आधार पर ही अंततः हिंदू मुस्लिम के आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है और उसके प्रतिपादन के परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आता है और उस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा देश का विभाजन कर दिया गया। तो यहाँ पर विधायिका के गठन और उसके संरचना के संदर्भ में ये बात। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, ये भारत के संसद का सदस्य बनना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो आपके पास कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है? सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु, और अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हों। तीसरा है इसमें कि आप पागल और दिवालिया न हो। चौथा है इसमें कि आप किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य आपको न ठहराया गया हो। किसी भी सक्षम न्यायालय ने आपको अयोग्य न ठहराया हो, तब भी आप बन सकते हैं। अगला इसमें यह बात कहा गया कि वह किसी लाभ के पद को धारण न करता हो। आपको जैसा कि मालूम होगा कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के पद का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है कि कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत आता है और लाभ के पद के अंतर्गत कौन सा पद नहीं आता है। इसको डिसाइड करने का काम यह लाभ के पद के अंतर्गत नहीं होगा। यह डिसाइड करने का अधिकार संविधान के द्वारा
केंद्र के संसद को प्रदान किया गया है। संसद इस बात का निर्धारण करता है कि यह पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि संविधान के अंतर्गत केवल इतना ही मात्र बतलाया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद यह लाभ के पद के अंतर्गत नहीं होगा। बाकी कौन सा पद लाभ के अंतर्गत नहीं होगा, इस बात के निर्णय करने का अधिकार, इसको निर्धारित करने का अधिकार, बतलाने का अधिकार यह केंद्र की संसद को प्रदान किया गया है। तो यह बात है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये बातें आपको याद करना है। आज की बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर बात करेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 2022 के लिए जो संभावित आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए कौन सा सवाल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बात को देखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि कौन सा सवाल आने की संभावना है और कौन सा सवाल नहीं आ रहा है इस बार। इस बात को देख करके हमको पढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये क्लास यहाँ तक है। पुनः अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।